जय हिंद। इसके अगले वाले वीडियो में हमने समझा था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़ के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनवाली, जो हरियाणा में स्थित है। बनवाली, इसकी खोज रविंद्र सिंह ने की थी। यह वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। इसके समीप अगर पूछेगा कौन सी नदी है तो रंगोई नदी। बहुत बड़ी नदी नहीं है तो इसके समीप रंगोई नदी मिली है। रंगोई नदी के समीप है। बनवाली का मतलब होता है बना हुआ, लेकिन जो इसका मतलब है ये वैसा है नहीं। ये अव्यवस्थित ढंग से बना हुआ शहर है बनवाली। यहाँ की जो सड़कें थीं वो टेढ़ी मेढ़ी थी। जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं थी। अगर जल निकालने के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है तो कन्फर्म है घर में सोख्ता मिलेगा। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से सोख्ता मिला है, तो सोख्ता बनवाली से मिला है। सोख्ता, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी जिस कारण घर में सोख्ता मिला है। यहाँ टेराकोटा का हल मिला है। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। हल मिला है, वो हल टेराकोटा का है, लेकिन खेत का साक्ष्य नहीं मिला है बनवाली से। खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। बनवाली से हल का साक्ष्य मिला है और वह हल किसका बना हुआ? टेराकोटा का। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी। यहीं हरियाणा में एक स्थान और मिला है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी यह हरियाणा में स्थित है। हरियाणा। अगर क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, नई खोज के अनुसार राखीगढ़ी हरियाणा है। पहले धौलावीरा था, लेकिन अब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछ दे तो मोहनजोदड़ो है। शहर और स्थल, वो शहर सबसे बड़ा था, स्थल सबसे बड़ा राखीगढ़ी हरियाणा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता का जो अगला शहर है वो है बनवाली। बनवाली की खोज बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे पर है। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती को घग्गर नदी भी कहा जाता है। वर्तमान में यह विलुप्त हो चुकी है। इसकी खोज अगर पूछे तो बीके थापड़, बीबी लाल ने की थी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। तो यहाँ कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी चूड़ी। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं चूड़ी मिली है। चूड़ी का साक्ष्य यहाँ से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। जोता हुआ खेत। यहाँ से अलंकृत ईंट मिली है। अलंकृत ईंट चंदहुदड़ो से भी प्राप्त हुई है और यहाँ कालीबंगा से भी मिली है। चूड़ी का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। जोता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जबकि हल का टेराकोटा का हल जो है वो बनवाली से मिला है। अलंकृत ईंट मिली है। यहाँ से हवन कुंड मिले हैं। हवन कुंड या यज्ञ कुंड। क्वेश्चन पूछेगा कर्म कांड का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो यहाँ हवन कुंड है। यज्ञ तो कन्फर्म है कर्म कांड भी होता होगा। कर्म कांड का साक्ष्य कालीबंगा से। कर्म कांड का मतलब होता है यज्ञ, तांत्रिक विद्या वगैरह, ओझा सोखा जो होते हैं सब कुछ ओझाई करते हैं। तो कर्म कांड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम समझेंगे सिंधु सभ्यता के विशेषता के बारे में। अब हम समझेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। इसकी क्या की विशेषताएं थी? पहली बात, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे कहाँ से आए थे, तो ये मानव का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, जबकि सभ्य मानव का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। सभ्य मानव पहली बार एशिया महाद्वीप इराक के पास आए थे। इराक में एक स्थान है मेसोपोटामिया, या मेसोपोटामिया में आकर बस गए थे। उसी
इराक में एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। या सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी, आगे इसकी चर्चा करेंगे। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी 4 भाग में थी, उसी का एक भाग था सुमेरु की सभ्यता। सुमेरु की सभ्यता पश्चिमी मेसोपोटामिया में स्थित थी। सिंधु सभ्यता के लोग पश्चिमी मेसोपोटामिया या सुमेरु के सभ्यता के रहने वाले थे। दूसरी बात, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन अगर पूछेगा सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वह एक दूसरे के समकोण पर काटती थीं तथा पूरब से पश्चिम के दिशा में थी। सबको पता है कि ज़्यादातर हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, तो यहाँ की जो सड़कें थीं हवा से ही साफ़ हो जाती थीं, यहाँ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ की सड़कें पूरब से पश्चिम की दिशा में थी, जिससे सड़क स्वतः हवा द्वारा साफ़ हो जाती थी। यहाँ की जो नालियाँ हैं वो ढकी थी, हालांकि बनवाली में नाली ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ घर में स्वच्छता मिला है। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था तथा साक्ष्य कहाँ मिला है, तो फारस, इनका व्यापार फारस तक होता था, जो वर्तमान में ईरान उसका नाम है। इनका समाज मातृ सत्तात्मक था, मतलब ये माता को ज़्यादा वैल्यू देते थे। वर्तमान में जो हमारा समाज है वो पित्त सत्तात्मक है, मतलब पिता को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। हम कोई भी, मतलब ज़्यादातर लड़के कोई भी हो अपने पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो माता को ज़्यादा वैल्यू देता था। यहाँ से माता देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पूजा के लिए इनके जो देवता थे पशुपति शिव थे। इनकी जो लिपि भाव चित्रात्मक है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक है, मतलब फोटो बनाकर वैसे दर्शाया गया है, लेकिन जो लिखा गया उसे भी पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ पर जो बाट होते हैं नाप तौल के लिए, वह उस समय भी नाप तौल होता था। नाप तौल के लिए जो बाट होते थे, देहात में बाट को बटखरा कहा जाता है। जो नाप तौल के लिए बाट होते थे वो 16 kg के होते हैं। नाप तौल के लिए बाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग कांसा से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, तांबे का ढेर भी मिला है। सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। तो क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो लोहा से अपरिचित थे। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता के लोग क्या युद्ध से परिचित थे, नहीं। क्या तलवार से परिचित थे, नहीं। इनके सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को बताया गया है। कहा जाता है अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण यह सभ्यता उसे में विलुप्त हो गई। जय हिंद। अगले वीडियो में हम समझेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बारे में।